प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल गणित में प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के देख रहे हैं सेट संकेतांक 822 BAJ के पार्ट बी के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व के सेशन में हम पार्ट ए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो अब हम देखेंगे पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए। तो आप प्री बोर्ड के सातों सेटों को देखने को पाएंगे। तो देखते हैं पार्ट बी का पहला प्रश्न। देखिए पार्ट बी का पहला प्रश्न दिया है, कह रहा सभी खंड कीजिए, जिसमें देख रहे हैं ए नंबर में कह रहा सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देख रहे हैं इसमें जो प्रश्न हमारा दिया है पहले का ए नंबर कह रहा सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं इस प्रश्न एक के ए भाग को। तो देखिए इस पहले के ए प्रश्न को हम सिद्ध करेंगे तो हम इसका अपोजिट मानकर चलेंगे। तो मान लेते हैं √3 एक परिमेय संख्या है, माना √3 एक परिमेय संख्या है, माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो देखें इसको मान लेते हैं √3 बराबर a/b, जहां a और b परस्पर सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखें ये कंडीशन मान लेंगे। अब इसके बाद हम दोनों ओर का वर्ग कर लेंगे। तो देख रहे हैं दोनों ओर का वर्ग करने पर देख रहे हैं दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 मिल जाएगा, बराबर a²/b²। तो इस प्रकार से देख रहे हैं b² पक्षांतर करेंगे, भाग से गुणा में मिल जाएगा। तो 3b² = a², या कह सकते हैं a² = 3b²। देखें इससे स्पष्ट होता है कि a² का एक गुणनखंड 3 है, इसलिए a² 3 से विभाज्य है। तो इससे स्पष्ट होता है कि a² 3 से विभाज्य है। देख रहे किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या भी उससे विभाज्य होती है, इसलिए a भी 3 से विभाज्य है। देख रहे हैं a 3 से विभाज्य है, इसलिए हम a को 3 के गुणांक के रूप में मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, माना a = 3c। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यदि हम a के स्थान पर 3c रख दें तो देख रहे हैं यही बन जाएगा। a बराबर 3c रखने पर देख रहे हैं a = 3c रखने पर देख रहे हैं a के स्थान पर 3c रखेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर a के स्थान पर 3c रखते हैं, 3c का होल स्क्वायर बराबर 3b²। देख रहे हैं 3c का होल स्क्वायर करेंगे तो 9c² बराबर 3b²। देख रहे हैं 3 से 9 कैंसिल करेंगे, 3 × 9। तो देख रहे हैं इस प्रकार से b² बराबर मिल जाएगा b² = 3c²। आप देख रहे हैं b² का एक गुणनखंड 3 मिलता है, इसलिए b² 3 से विभाज्य है। b² 3 से विभाज्य है। आप देख रहे हैं b² 3 से विभाज्य है तो b भी 3 से विभाज्य होगा, इसलिए b भी 3 से विभाज्य है। तो देखें ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाता है। तो देखें इक्वेशन 1 और 2 में यदि आप कंपेयर करें, a भी 3 से विभाज्य है और b भी 3 से विभाज्य है,
इसका अर्थ है कि ए और बी दोनों 3 से विभाज्य हैं। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है। देख रहे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि ए और बी दोनों 3 से विभाज्य हैं। ए और बी दोनों 3 से विभाज्य हैं। देख रहे ए और बी दोनों 3 से विभाज्य हैं। इसका मतलब ए और बी का 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जबकि हम मान चुके हैं कि ए और बी परस्पर सहअभाज्य हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमने जो कल्पना की थी वो हमारी कल्पना असत्य है। परंतु ए और बी सहअभाज्य हैं। देखिए, जबकि यहां से प्राप्त होता है ए और बी दोनों 3 से विभाज्य हैं, इसका अर्थ है कि हमारी कल्पना असत्य है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है या असत्य है? गलत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही इसमें हमको सिद्ध करना था। प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को सिद्ध करेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा दूसरा प्रश्न दिया है। देख रहे हैं दूसरे प्रश्न में क्या द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं x² - 3 के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो देखते हैं पहले का बी नंबर। देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न में हम शून्यक ज्ञात करेंगे। तो देखें x² - 3 के यदि हम शून्यक निकालें तो इसका आप गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड में देख रहे हैं x² x का होल स्क्वायर माइनस 3 को √3 का स्क्वायर लिखेंगे। आप देख रहे हैं एक ब्रैकेट प्लस में कर लेंगे तो x प्लस √3 और दूसरा ब्रैकेट हमारा x माइनस √3। आप शून्य ज्ञात करने के लिए इनको क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर कर लेंगे। तो देखें शून्यक के लिए, शून्यकों के लिए या शून्यक के लिए x प्लस √3 बराबर 0 के करेंगे। देख रहे हैं यदि हम x प्लस √3 बराबर 0 के करते हैं, x प्लस √3 बराबर 0, तो देख रहे हैं x बराबर माइनस √3 और यदि x माइनस √3 बराबर 0 तो √3 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर √3, अर्थात द्विघात बहुपद के देख रहे हैं जो शून्यक प्राप्त हुए, एक शून्यक √3 और दूसरा शून्यक देख रहे हैं माइनस √3, तो ये द्विघात बहुपद के दो शून्यक मिल जाते हैं। आप प्रश्न कहता है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच यदि हम संबंध देखें तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल लिखेंगे। तो देख रहे हैं शून्यकों का योगफल बराबर मिलेगा, देख रहे हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल देख रहे हैं एक शून्यक √3 है, दूसरा शून्यक माइनस √3 है। देख रहे हैं दोनों को जोड़ते हैं प्लस माइनस कैंसिल होकर के बराबर 0 मिल जाएंगे। और देख रहे हैं बराबर 0, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1,
तो यहां पर आप देख रहे हैं चूंकि यक्ष का गुणांक आप 0 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यही हमारा लिखा जा सकता है माइनस, देखिए 0/1 को हम लिख सकते हैं -0/1, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो -0 यहाँ पर देख रहे हैं चूंकि x का गुणांक नहीं है, तो -x का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक मिल जाएगा। तो ये शून्यकों के योगफल और गुणांकों के बीच संबंध है। अब इसके बाद हम शून्यकों का गुणनफल देखें, शून्यकों का गुणनफल देखें, दोनों शून्यकों का यदि गुणा करते हैं, पहला शून्यक √3 है इंटू दूसरा शून्यक -√3, आपस में गुणा करेंगे तो देख रहे हैं प्लस माइनस का गुणा माइनस, और √3 में √3 से गुणा करेंगे देख रहे हैं -3, और बटे कुछ नहीं लिख सकते हैं -3/1, और -3 यहाँ देखें तो अचर पद है जबकि 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये मिल जाता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित होगा। तो देख रहे हैं यही इसमें हमको ज्ञात करना था, तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्न 1 का सी भाग। देख रहे हैं 1 के सी में दिया है, देख रहे हैं 1 के सी में क्या सिद्ध कीजिए 1 + sec a अपान sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a अपान 1 - cos a। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो देखते हैं प्रश्न 1 का सी। देख रहे हैं सिद्ध करने के लिए प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, लेफ्ट हैंड साइड है 1 + sec a अपान sec a। देखिए सबसे पहला कार्य है sec को हम cos के रूप में बदलेंगे। देखिए लिख सकते हैं 1/sec a, दोनों को सबसे पहले अलग अलग कर लेंगे, प्लस sec a/sec a। तो देखें sec a ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से देखें 1/sec a cos a के बराबर होता है +1, और देख रहे हैं चूंकि हमको सिद्ध करके हर में 1 - cos a के रूप में लाना है, इसलिए इस पद में आप 1 - cos a से अंश और हर दोनों में गुणा कर लेंगे। हम 1 - cos a से अंश और हर में गुणा कर लेते हैं। अब अंश देख रहे हैं 1 + cos a 1 - cos a, वर्गांतर बन जाता है 1 का स्क्वायर जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a अपान 1 - cos a। और आप देख रहे हैं आपके पास सर्वसमीका है, सर्वसमीका में जानते हैं 1 - cos स्क्वायर a बराबर sin स्क्वायर a होता है। तो 1 - cos स्क्वायर a के स्थान पर लिख सकते हैं sin स्क्वायर a और अपान में 1 - cos a। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमने सर्वसमीका का प्रयोग किया है। सर्वसमीका है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। इसी से देख रहे हैं 1 - cos स्क्वायर a बराबर sin स्क्वायर a लिखा गया, और देख रहे हैं यही प्रश्न की राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को सिद्ध करेंगे। देख रहे हैं प्रूव्ड। तो आशा है कि ये प्रश्न भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, और यदि कहीं पर किसी स्टेप में कोई समस्या है तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। और यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्न 1 का डी पार्ट। देखें 1 के डी में दिया है, प्रश्न 1 के डी में कह रहा निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं सारणी बनी हुई है, और इस सारणी से हमको माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल और बारंबारता है, इसमें हमको माध्य ज्ञात करना है। तो देखते हैं प्रश्न 1 का डी भाग।
तो देख रहे हैं इस दी हुई सारणी का हमको माध्य ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं माध्य आप इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। वर्ग अंतराल बारंबारता दिए हैं, तो सबसे पहले तो आप वर्ग अंतराल का कॉलम बनाएंगे। देख रहे हैं इस प्रकार से हम वर्ग अंतराल, और देख रहे हैं वर्ग अंतराल क्रम से दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर देख रहे हैं 30 से 40, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60। ये वर्ग अंतराल के मान हैं। इसके बाद इसमें हम मध्यमान ज्ञात करेंगे। देखिए इसके बाद इसमें हमको मध्यमान निकालना है। देखिए मध्यमान को यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। मध्यमान जानते हैं 0 से 10 का मध्यमान इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। एक तो प्रक्रिया है दोनों को जोड़कर आधा कर लिया जाए। दूसरी प्रक्रिया है देख रहे हैं उच्च सीमा से निम्न सीमा घटाएंगे। जैसे 10 से 0 घटाते हैं 10 मिलेगा, और 10 का आधा कर लेंगे 5, और सारी निम्न सीमाओं में यदि हम 5 जोड़ दें तो फिर देख रहे हैं इसका मध्यमान मिल जाएगा। 0 में 5 जोड़ेंगे देख रहे हैं 5, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 30 + 5 35, 40 + 5 45 और 50 + 5 55। तो देख रहे हैं इस प्रकार से हम मध्यमान का मान निकालेंगे। इसके बाद देख रहे हैं यदि हम प्रत्यक्ष विधि अर्थात साधारण विधि से, चूंकि बारंबारता बहुत अधिक मान नहीं है तो इसलिए आप इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इसके बाद बारंबारता का कॉलम दिया है, तो बारंबारता दिए हुए कॉलम से आपको उतार लेना है। देखिए बारंबारता का प्रतीक F लिखते हैं। तो देख रहे पहले वर्ग अंतराल की 7 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 8 है, फिर देख रहे 13 है, 20 है, 7 है। इसके बाद एक कॉलम की हमको और आवश्यकता है F गुणे यक्ष की। देख रहे हैं F गुणे यक्ष का एक कॉलम और बनाएंगे, और देख रहे हैं गुणा कर लेते हैं। 7 पन्ना 35, 15 का गुणा 5 में करेंगे 15 × 5 = 75, 25 का गुणा 8 में करेंगे 25 × 8 = 200, और 13 का गुणा देख रहे हैं 35 में करेंगे तो 13 × 5 = 65, 65 का 5 मिला, और 13 × 3 = 39, और 39 देख रहे हैं 65 में 6 हासिल मिले, 13 × 3 = 39, 6 × 45। इसके बाद 20 का गुणा 45 में करेंगे, 45 × 2 = 90, देख रहे हैं 900 मिल जाएगा। 7 का गुणा 55 में करते हैं तो 7 पन्ना 35 और 7 पन्ना 35, 3 हासिल जोड़ेंगे तो 35 × 3 = 38। इसके बाद देख रहे हैं इसमें हमको 2 कॉलम का योग निकालना है। एक तो आप बारंबारता का योग निकाल लेंगे। देखिए बारंबारता का योग ज्ञात करेंगे जिसे हम सिग्मा F। दूसरा बारंबारता और मध्यमान के गुणनफल का। देखिए यदि इनका आप योग कर लें, देखिए बारंबारता को जोड़ेंगे तो 7 × 5 = 12, 12 × 8 = 20, 20 × 3 = 23 और 23 × 7 = 30। हासिल देख रहे हैं 30 में 3 मिले, 3 × 1 = 4, 4 × 2 = 6। तो देख रहे हैं सिग्मा F 60 के बराबर मिलता है। अब हम सिग्मा Fx निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं 5 × 5 = 10, 5 × 15 = 5, 20, 20 का 0, हासिल 2 मिला, 2 × 3 = 5, 5 × 7 = 12 और 12 × 5 = 17, 17 × 8 = 25, 25 के 5, हासिल 2 मिले, 2 × 2 = 4, 4 × 8, 8 × 3 = 11 और 11 × 9 = 20। तो देख रहे हैं 2050 इसका सिग्मा Fx का मान मिलता है। अब हम माध्य का फार्मूला लगाएंगे। समांतर माध्य x बार बराबर जानते हैं, माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा Fx बटे सिग्मा F। देख रहे हैं इसी में मान रख देना है। सिग्मा Fx देख रहे हैं मिला है 2050 बटे सिग्मा F 60 है।
एक जीरो ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे। अब देख रहे हैं 6 का भाग यदि हम 205 में दें, 6 त्रिक 18, 2 20, 25 हो जाता है। 6 चौको 24, 24 1 25, देख रहे हैं दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, 10 हुआ। और 6 का भाग 10 में देंगे तो 6 कम 6, 4 10, 40 हो जाएगा। 6 6 36। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 34.166 मिलेगा। तो लगभग ये हमारा माध्य का मान होगा। तो ये हमारा प्रश्न 1 के डी का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं प्रत्यक्ष विधि, ये माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि है। अगर संख्याएं छोटी हों तो फिर इस विधि का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 1 का ई पार्ट। देख रहे हैं 1 के ई में दिया है, प्रश्न 1 का ई है। देख रहे हैं 1 के ई में कह रहा 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है के 2 फलकों को सटाकर रखने पर प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न 1 का ई। देखिए इस पर जो दिया है 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम घन की भुजा की माप निकालेंगे। तो देख रहे घन का आयतन दिया है, तो यदि घन की भुजा को हम ए मान लें तो घन के आयतन का जो फार्मूला होता है, देख रहे घन का आयतन, आयतन का मान दिया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। जबकि यदि घन की भुजा को ए मान लें तो घन का आयतन ए क्यूब बनता है और 1331 हम जानते हैं 11 का क्यूब होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं ए बराबर 11 सेंटीमीटर, ये घन की भुजा मिल जाएगी। अब प्रश्न कहता है 2 घनों को के 2 फलकों को सटाकर रखने पर प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं 2 घनों को अगर सटाकर आप रखेंगे, देख रहे हैं इस प्रकार से, यह मान लीजिए एक घन है, ये आपका एक घन दिया है और एक दूसरा घन है जिनके फलकों को कह रहा सटाकर रखने से, देख रहे हैं इस प्रकार से हम ये दूसरा घन एक बनाते हैं और इनको आपस में सटाकर रख देने पर देख रहे हैं इस प्रकार से ठोस बनता है। तो देख रहे हैं ठोस जो तैयार होता है वो घनाभ के आकार का हो जाता है। देख रहे 11 सेंटीमीटर पहले घन की भुजा, चूंकि दोनों घन में से प्रत्येक का आयतन दिया है तो दूसरे की भी भुजा 11 मिलेगी। जबकि चौड़ाई देख रहे हैं, चूंकि घन में आप जानते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती हैं। तो आप देख रहे हैं जो ठोस प्राप्त होता है उस ठोस की लंबाई का मान मिल जाता है। लंबाई L बराबर 11 + 11 22 सेंटीमीटर, जबकि चौड़ाई आप देख रहे हैं 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर 11 सेंटीमीटर। हमको इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं ठोस अर्थात घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल चूंकि ठोस घनाभ है तो घनाभ के हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं 2 × LB + BH + HL। देखिए ये घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है, इसी में हमको मान रख देना है। तो 2 × LB, L देख रहे हैं 22 है, इंटू B 11 है, प्लस B × H अर्थात 11 × 11 प्लस H × L अर्थात 11 × 22। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। देख रहे सरल करने पर 2 × 22 × 11, देख रहे 11 दूनाई 22 और 11 दूनाई 22, 2 हासिल जोड़ेंगे तो 22 2 24 प्लस 11 गिरहम 121 प्लस
फिर 11 22 का गुणा करेंगे, देख रहे हैं 242। इस प्रकार से दो गुणे, देख रहे हैं तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 2 5, 4 2 6 4 10, हासिल 1 मिला, 3 1 4 4 2 6, 605 में 2 से गुणा करेंगे, देख रहे हैं 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, तो देख रहे हैं 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर ये प्राप्त ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखें बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखेंगे ज्यादातर सेटों में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 1 के एफ पार्ट को। देख रहे हैं 1 के एफ में दिया है, प्रश्न 1 का देख रहे हैं एफ है कि यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो तो एक्स और वाई के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं काफी सेटों में आने वाला, बोर्ड एग्जाम में लगभग प्रत्येक वर्ष कई सेटों में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं प्रश्न 1 के एफ भाग को। तो देखें 1 के एफ में दिया हुआ है, हमको एक्स और वाई के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो देखें बिंदु एक्स वाई, इस बिंदु को हम पी नाम दे देते हैं। देख रहे हैं बिंदु पी जिसका निर्देशांक एक्स कामा वाई है और ये दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो देख रहे हैं मान लेते हैं पहला बिंदु इसमें ए है और इस ए का निर्देशांक दिया है 3 कामा 6, जबकि दूसरा बिंदु बी जिसका निर्देशांक देख रहे हैं -3 कामा 4। तो ये बिंदु पी एक्स वाई इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, अर्थात पी ए बराबर पी बी दिया है। तो हमको एक्स और वाई के बीच संबंध ज्ञात करना है। चूंकि पी ए बराबर पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी, और देख रहे हैं अगर ये बराबर हैं तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। आप देख रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और फिर देख रहे हैं स्क्वायर है, तो दूरी का स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए आप जानते हैं पी ए स्क्वायर अर्थात पी और ए दो बिंदु के बीच की दूरी। तो देख रहे हैं दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो एक्स -3 का होल स्क्वायर, एक्स -3 का होल स्क्वायर प्लस वाई -6 का होल स्क्वायर, और यही बराबर होगा P और B। देख रहे हैं इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात x माइनस, देख रहे हैं -3 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस y -4 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं सबसे पहले तो हम ये होल स्क्वायर तोड़ लेंगे, होल स्क्वायर देख रहे हैं तोड़ते हैं तो x स्क्वायर -3 का स्क्वायर देख रहे हैं 9 -2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। इसके बाद देख रहे हैं दूसरा ब्रैकेट तोड़ेंगे तो y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 -2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, और देख रहे हैं यही बराबर होगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, प्लस देख रहे हैं y स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 -2 गुणे वाई गुणे 4। आप देख रहे हैं इसको सरल कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर देख रहे हैं दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद वाई स्क्वायर भी दोनों ओर से कैंसिल हो रहा है। देख रहे हैं 9 भी दोनों साइड में दिया है तो 9 को भी हम दोनों साइड से कैंसिल कर देते हैं। आप देख रहे हैं जो पद शेष बचे -3 दुनाई 6x प्लस 36, फिर देखें -6 दुनाई 12y, और यही बराबर हुआ देख रहे 3 दुनाई 6x प्लस 16 -4 दुनाई 8y। आप देखें सारे पदों को हम यदि एक और कर लेते हैं
तो देख रहे हैं सारे पदों को एक और करेंगे, इस -6x को भी देख रहे हैं पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाएं। 6x पहले से है और ये 6x भी ले गए, देख रहे हैं प्लस में जाएगा। फिर देख रहे हैं माइनस में 8y है और ये 12y पक्षांतर करेंगे तो देख रहे हैं माइनस से प्लस में जाएगा 12y और बराबर 16। 36 प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो इस प्रकार से देख रहे हैं चूंकि सारे पदों को हम पक्षांतर करके एक साइड में ले जा रहे हैं तो इधर प्लस में 16 है। आप देख रहे हैं 36 जाएगा माइनस में बराबर 0। इस प्रकार से सरल करेंगे 6x मिलकर देख रहे हैं 12x, 12y माइनस 8y प्लस माइनस घटेगा चिन्ह बड़ी संख्या का तो 12 से 8 घटाएंगे, देख रहे हैं 4y और 16 माइनस 36 देख रहे हैं -20 और -20 पक्षांतर कर देते हैं तो देख रहे हैं राइट हैंड साइड में +20 के रूप में जाएगा। आप देख रहे हैं 4 कॉमन मिल रहा है, 4 को कॉमन कर लेंगे। 4 3 12 3x प्लस y बराबर 20। देख रहे 4 को पक्षांतर करेंगे, 4 से 20 काट देंगे तो 3x प्लस y बराबर 20/4 और देख रहे हैं 4 से 20 काटेंगे, 4 पंचे 20 तो इस प्रकार से 3x प्लस y बराबर 5। देख रहे हैं यही x और y के बीच अभीष्ट संबंध होगा और ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर भी कहीं किसी स्टेप में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे प्रश्न 2 में दिया है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए जिसमें ए भाग है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देखें प्रश्न में 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। मान लेते हैं माना 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक ठीक है, पहला x मानते हैं तो दूसरा मिल जाएगा x प्लस 1। चूंकि क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक की बात करता है तो देख रहे हैं जब क्रमागत विषम या क्रमागत सम कहता है तो 2 के अंतर में माने जाते हैं। पहला x मानेंगे तो दूसरा x प्लस 2 होगा। अगर यही केवल क्रमागत पूर्णांक कहता तो फिर 1 के अंतर में मानते, विषम लगाया है तो 2 के अंतर में होंगे, पहला x तो दूसरा x प्लस 2। अब प्रश्नानुसार वर्गों का योगफल कह रहा 290 है तो प्रश्नानुसार देखें प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योगफल अर्थात पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और यही बराबर है 290 के। आप देख रहे हैं इसको हम सरल कर लेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस देख रहे हैं 2 गुणे x गुणे 2 4x मिल जाएगा बराबर 290। देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर और प्लस 4x। देख रहे हैं 290 पक्षांतर करेंगे माइनस में आएगा -290 बराबर 0। आप देख रहे हैं इसको और सरल करेंगे तो और सरल करने पर 2x स्क्वायर प्लस 4x देख रहे प्लस माइनस घट जाएंगे चिन्ह बड़ी संख्या का, 290 से 4 घटाएंगे तो 286 बराबर 0। आप देख रहे हैं प्रत्येक पद से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन करेंगे तो देख रहे हैं थोड़ी
छोटी संख्याएं बन जाएंगी। 2 कॉमन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस देख रहे 2 दुनाई एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 बराबर 0। आप देखें 2 को हम पक्षांतर कर लेंगे तो 0/2, 0 जानते हैं कोई भी संख्या लिखी जाए तो उसका मान 0 के बराबर ही होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। तो देखें ये आसान सा एक द्विघात समीकरण बन जाता है। अब यहाँ हमको 143 के ऐसे 2 खंड करना है कि घटाने पर 2 के बराबर मिले। तो देख रहे हैं वो खंड 13 और 11 होंगे। 13 में 11 से गुणा करेंगे तो देख रहे हैं 13 एकम 13 और 13 एक 14 और 13 11 का अंतर देख रहे हैं 2 के बराबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 2x के स्थान पर हम 13x माइनस 11x लिखेंगे तो देख रहे यही बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। आप देख रहे हैं 2 पदों का हम समूह बनाकर कॉमन कर लेंगे। देखिए पहले समूह से यक्स कॉमन करेंगे तो यक्स प्लस 13 और दूसरे से देख रहे हैं माइनस 11 कॉमन कर लेंगे। कोष्टक के पहले देख रहे हैं माइनस का चिन्ह लगा है तो कोष्टक के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। दोनों माइनस हैं, दोनों प्लस में हो जाएंगे। 11 कॉमन किए तो देख रहे हैं 13 बचेगा। इस प्रकार से x माइनस 11 और x प्लस 13 कॉमन करेंगे तो देख रहे हैं जो शेष बचा x माइनस 11। इस प्रकार से देख रहे हैं इसके 2 गुणनखंड मिल जाते हैं और दोनों गुणनखंडों को क्रमशः एक एक बार यदि हम 0 के बराबर करते हैं, देख रहे हैं यदि x प्लस 13 बराबर 0, x प्लस 13 बराबर 0 तो देख रहे हैं x बराबर माइनस 13। चूंकि प्रश्न में विषम धन पूर्णांक की बात कहता है तो देख रहे हैं ये ऋण पूर्णांक मिला है इसलिए यह मान अग्राह्य होगा। क्योंकि धन पूर्णांक की बात किया है तो इसलिए इसमें ऋण में मिला है इसलिए अग्राह्य होगा। और दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर करते हैं। यदि x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर 11। तो देखें x हमने पूर्णांक माना था x और x प्लस 2 तो यहीं पर हमको x का मान रख देना है। अतः 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक देख रहे पहला 11 दूसरा 11 में 2 जोड़ेंगे 13 तो 11 13 है। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को, प्रश्न 2 का बी। देखिए 2 के बी में 2 अंकों की एक संख्या। तो जब भी प्रश्न में 2 अंकों की संख्या की बात करें तो आपको दहाई और इकाई के अंक को अलग अलग मानना है। तो मान लेते हैं, माना दहाई का अंक बराबर x, माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है और इकाई का अंक y है। तो सबसे पहले हम संख्या बनाएंगे। संख्या बनाने का तरीका आप जानते हैं। संख्या बराबर होती है 10 गुणे दहाई का अंक, देख रहे हैं दहाई का अंक हमने x माना है प्लस इकाई का अंक। तो देख रहे हैं इस प्रकार से संख्या बन जाएगी। अब प्रश्नानुसार क्या संख्या के अंकों का योग 9 है। तो यदि प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार देखें तो प्रथम शर्तानुसार देख रहे हैं मिल जाएगा अंकों का योगफल कह रहा 9 है, यानी x प्लस वाई बराबर 9। तो ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 9। इसके बाद प्रश्न की दूसरी शर्त कहती है संख्या का 9 गुना
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो देख रहे हैं दूसरी शर्त के अनुसार देखेंगे, दूसरी शर्तानुसार संख्या का 9 गुना, देख रहे हैं संख्या 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई संख्या का 9 गुना, अर्थात संख्या में हम 9 से गुणा कर देंगे। तो संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। देखिए अंकों को पलटने से बनी संख्या से तात्पर्य है x और y के स्थान को आपस में बदल दिया जाए। जहां x है वहां y रख देंगे, जहां y है वहां x रख देंगे। तो ये अंकों को स्थान बदलने पर बनी संख्या है। प्रश्न कहता है संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। तो देख रहे पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना संख्या के 9 गुना ही है, अर्थात दोनों बराबर हैं। अब इसको हम सरल कर लेंगे। तो देख रहे सरल करेंगे तो 9 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे। तो देख रहे 9 दहम 90x प्लस 9 का गुणा y में करेंगे 9y बराबर 2 का गुणा देख रहे ब्रैकेट में करेंगे तो 2 दहम 20y प्लस 2x। आप देख रहे हैं x के पदों को यदि एक और कर लें x और y के पदों को तो 90x, देख रहे 2x पक्षांतर करेंगे माइनस में आएगा प्लस 9y और देख रहे 20y पक्षांतर करेंगे माइनस में आएगा बराबर 0। सरल कर लेते हैं 90x से 2x घटाएंगे 88x और देख रहे प्लस 9y माइनस 20y प्लस माइनस घटेगा 20 से 9 घटाएं 11 तो 11y बराबर 0। देख रहे दोनों पदों से हम 11 कॉमन कर सकते हैं, 11 कॉमन कर लेंगे तो 11 8 88 8x माइनस y देख रहे बराबर 0। 11 को पक्षांतर करेंगे गुणा से भाग में जाएगा तो देख रहे 8x माइनस वाई बराबर 0/11 और जानते हैं 0 बटे कोई भी संख्या लिखें 0 ही होती है। तो देख रहे ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब हमको पहला और दूसरा समीकरण हल करके x और y का मान ज्ञात कर लेना है। तो देख रहे पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9। देख रहे दोनों समीकरणों को यदि हम जोड़ लेते हैं तो जोड़ने में माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे। तो देख रहे 8x और 1x मिलकर 9x बराबर 0 प्लस 9 9। तो इस प्रकार से देख रहे 9 पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 9/9, देख रहे 9 एकम 9। तो इस प्रकार से x बराबर 1 मिल जाएगा। इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो देख रहे y मिल जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर ठीक है समीकरण 1 में समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, x के स्थान पर 1 रख देंगे तो 1 प्लस वाई बराबर 9। तो देख रहे y मिल जाएगा, 1 पक्षांतर करेंगे 9 माइनस 1 बराबर 8। तो इस प्रकार से संख्या चूंकि ज्ञात करना है तो संख्या बराबर हमने 10x प्लस वाई माना था। देख रहे यहीं पर हमको मान रख देना 10x, x का मान 1 मिला तो 10 गुणे 1 प्लस वाई 8 है। तो देख रहे 10 एकम 10 प्लस 8 मिलकर 18। तो देख रहे वो संख्या 18 के बराबर होगी। तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देख रहे यदि हम उत्तर की जांच करें तो प्रश्न कहता था अंकों का योग 9 है। तो देख रहे 1 प्लस 8 9 मिलता है। दूसरी शर्त थी संख्या का 9 गुना। देख रहे 18 का 9 गुना निकालेंगे तो 18 का 18 नवैया 100, जानते हैं 18 नवैया 162 और पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना पलटेंगे 81 और 81 का 2 गुना देख रहे 162 तो दोनों बराबर हैं। तो इसका अर्थ है कि उत्तर हमारा सही है। अब हम देखेंगे प्रश्न 2 का सी।
देखिए दूसरे की सी में दिया है कि दी गई आकृति में ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो देख रहे इस फिगर में दिया है, चित्र आपका यही होगा। इसमें दी हुई कंडीशन है, देख रहे दिया है क्या आकृति में कोण ए बराबर कोण सी, ये हमको सिद्ध करना है। जबकि कंडीशन दी है ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। देख रहे ये दिया है और हमको ये कंडीशन सिद्ध करके लाना है, सिद्ध करना है। कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। देख रहे ये हमको इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, रचना कुछ है नहीं, सीधे उत्पत्ति करेंगे। देख रहे हैं उत्पत्ति में यदि हम दी हुई कंडीशन का प्रयोग करें, दिया है ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। देख रहे ये कंडीशन दी हुई है, दिया है। और देख रहे हैं इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देख रहे हैं ओसी को यदि हम पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो देख रहे हैं गुणा में है, भाग के रूप में आएगा। ओ ए अपान ओ सी इक्वल टू ओ डी। आप देख रहे हैं ओ बी का यदि हम पक्षांतर कर दें तो ओ बी अपान में मिलेगा। और इसके बाद आप पा रहे हैं, देख रहे हैं ये कोण इस कोण के बराबर होगा चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है, अर्थात कोण ए ओ डी इक्वल टू कोण सी ओ बी। देख रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो अब आप पा रहे हैं, देख रहे हैं दो त्रिभुजों में देखें संगत भुजाओं का युग्म आनुपातिक है और उनके बीच का कोण दोनों त्रिभुजों में समान है। तो भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, कह सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ए ओ डी समरूप त्रिभुज सी ओ बी। तो ये हमारा भुजा कोण भुजा, देख रहे भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से देख रहे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं या संगत कोण, तो संगत कोण आपस में समान होते हैं। तो देख रहे हैं चूंकि ओ ए के संगत ओ सी है, तो ऐसे स्थिति में देख रहे हैं यह कोण हमारा इस कोण के बराबर होगा और जबकि कोण डी कोण बी के बराबर होगा। तो अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं कोण ए बराबर कोण सी, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। देख रहे यही इसमें हमको सिद्ध करना था। तो देख रहे काफी आसान प्रश्न है, फिर भी किसी स्टेप में आपको कहीं पर भी कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे प्रश्न 2 का डी दिया है कि सिद्ध कीजिए दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो देखते हैं इस प्रश्न 2 के डी को। तो देख रहे हैं प्रश्न 2 का डी, दो संकेंद्री वृत्त जिसमें कह रहा बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो पहले हम दो संकेंद्री वृत्त खींचते हैं। तो देख रहे हैं दो संकेंद्री वृत्तों में देख रहे हैं इस प्रकार से देख रहे हैं एक ये संकेंद्री वृत्त है और दूसरा
ये संकेंद्रीय वृत्त, तो देख रहे हैं दोनों संकेंद्रीय वृत्त हैं। और प्रश्न कहता है बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो इसमें हम बड़े वृत्त की एक जीवा इस प्रकार से खींचते हैं और इस जीवा का नाम यदि हम ए बी दे दें, देख रहे हैं वृत्त को मान लीजिए सी बिंदु पर स्पर्श करती है और इस वृत्त का केंद्र हम ओ मान लेते हैं। हमको सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, अर्थात AC बराबर BC, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यदि हम दी हुई कंडीशन लिखें तो देख रहे हैं दिया है, देख रहे हैं इस पर दिया हुआ है, देख रहे हैं O केंद्र के दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, O केंद्र के दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, जिसमें देख रहे हैं बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को C बिंदु पर स्पर्श करती है, जिसमें बड़े वृत्त की जीवा AB बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को C बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। हमको सिद्ध करना है कि जहां पर स्पर्श करती है वहीं से समद्विभाजित हो जाती है, अर्थात हमको सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करके लाना है AC बराबर BC, AC इक्वल टू BC। इसके लिए हम रचना कर लेते हैं। तो रचना में आप देख रहे हैं केंद्र O से C बिंदु को मिलान करेंगे, देख रहे हैं इस प्रकार से OC को मिलाएंगे तो ये हमारा रचना के अंतर्गत होगा। और साथ ही देख रहे हैं इस प्रकार से रचना OC को मिलाया, तो ये कार्य आपको रचना में लिखना होगा। आप देख रहे हैं इसकी उत्पत्ति, देखें उत्पत्ति में आपने चूंकि एक थ्योरम पढ़ी है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो देखें इस प्रमेय का हमको प्रयोग करना है, चूंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो देख रहे हैं ऐसी स्थिति में OC लंब हो जाएगा AB पर, OC लंब है AB पर। आप कक्षा 9 में आपने एक थ्योरम पढ़ी है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो देख रहे हैं उस थ्योरम के अनुसार देखेंगे, चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो देख रहे हैं इस प्रमेय के अनुसार देखेंगे तो चूंकि केंद्र O है, O से देख रहे हैं AB पर जीवा AB पर OC लंब है, इसलिए जीवा को समद्विभाजित कर देगा, अर्थात AC बराबर BC। तो देख रहे हैं AC बराबर BC, यही हमको सिद्ध करना था। प्रूव्ड
तो आशा है कि देख रहे हैं प्रश्न भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। 4 अंक में पूछा गया है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 2 का ई। देखिए 2 के ई में प्रायिकता का प्रश्न दिया है कि एक थैला में 3 नीली, 2 सफेद और 4 लाल गेंद हैं। यदि इस थैला में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद फर्स्ट केरा सफेद हो, सेकंड केरा नीला और थर्ड केरा लाल है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देखें प्रश्न में दिया है थैला में 3 नीली, 2 सफेद और 4 लाल गेंद हैं। तो देख रहे एक थैला है और इस थैले में क्या 3 नीली 2 सफेद जबकि 4 लाल गेंद हैं। तो यदि इसमें हम कुल गेंदों की संख्या देखें तो देख रहे हैं कुल गेंद मिल जाएंगी। कुल गेंद बराबर 3 + 2 + 4 यानी 3 2 5 4 9। कुल गेंदों की संख्या देख रहे हैं 9 के बराबर मिलेगी। और फर्स्ट पूछा है एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद सफेद हो। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में यदि हम अभीष्ट प्रायिकता ज्ञात करें तो अभीष्ट प्रायिकता पीई बराबर आप जानते हैं अनुकूल ढंगों की संख्या बटे कुल ढंगों की संख्या। एक बार चाहें आप फार्मूला लिख लेंगे, अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग, ये हमारा फार्मूला है। इसी में देख रहे हैं हमको मान रखना है। अनुकूल देखिए एक गेंद निकालने पर फर्स्ट केरा सफेद है तो थैले में से देखिए इन 2 में से कोई एक निकलती है तो वो हमारा अनुकूल ढंग होगा। अनुकूल ढंगों की संख्या देख रहे हैं 2 मिलती है जबकि कुल गेंद 9 है। 9 में से कोई भी एक गेंद निकल सकती है तो कुल ढंगों की संख्या 9। तो अभीष्ट प्रायिकता 2/9 के बराबर मिल जाएगी। सेकंड पार्ट देखिए सेकंड में कह रहा नीला है, एक गेंद निकालने पर वो नीली या नीला है तो देख रहे हैं नीले की स्थिति में अभीष्ट प्रायिकता पीई बराबर, इसमें देख रहे हैं कुल ढंग तो सारी स्थितियों में 9 ही रहेंगे। अनुकूल नीला नीली देख रहे हैं कुल 3 गेंद हैं, इन 3 में से कोई एक निकलती है तो वो अनुकूल ढंग होगा। 3/9 सरल करेंगे 3 एकम 3 3 त्रिक 9। तो देख रहे हैं अभीष्ट प्रायिकता 1/3 के बराबर मिलेगी। जबकि थर्ड पार्ट में पूछा है कि रहा लाल है तो लाल होने की अभीष्ट प्रायिकता पीई बराबर देखें कुल ढंग तो सभी स्थितियों में बताया गया 9 ही होंगे। अनुकूल लाल तो लाल देख रहे हैं कुल 4 हैं तो अनुकूल ढंगों की संख्या 4 तो अभीष्ट प्रायिकता 4/9 के बराबर होगी। तो इस प्रकार से देख रहे हैं तीनों पार्टों का आंसर होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न 2 का एफ। देख रहे हैं प्रश्न 2 के एफ में देख रहे हैं माध्यिका का एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए हैं तो इनकी सहायता से हमको माध्यिका का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं प्रश्न 2 का एफ। देख रहे प्रश्न में निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। देख रहे सारणी में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए हैं तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको एक कॉलम और बनाना होता है संचयी बारंबारता का। तो देख रहे संचयी बारंबारता का एक कॉलम हम और बनाएंगे संचयी बारंबारता। तो देख रहे हैं संचयी बारंबारता इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों समान होती है। देखिए 7 है तो 7 मिल जाएगी, फिर 7 में 4 जोड़ेंगे तो दूसरे वर्ग अंतराल की मिल जाएगी। देखें 7 4 11,
11 में 2 जोड़ेंगे तो 11 2 13, फिर 13 में 2 जोड़ेंगे 13 2 15, 15 में 3 जोड़ेंगे देख रहे हैं 18, और 18 में 2 जोड़ेंगे 20। इस प्रकार से हम संचयी बारंबारता का कॉलम बना लेंगे। इसके बाद हमको बारंबारताओं का योग याद करना है। तो देख रहे बारंबारताओं की योग के लिए यहाँ पर हम प्रतीक n का प्रयोग करेंगे। तो देख रहे यहाँ पर n बराबर बारंबारताओं का योग, जो कि अंतिम संचयी बारंबारता के बराबर होना चाहिए, ये भी आप जानेंगे। देख रहे जोड़ के देखते हैं, 2 3 5 2 7 2 9 9 4 13 13 7 20। तो देख रहे हैं अंतिम संचयी बारंबारता के बराबर इसका मान मिलना चाहिए। तो देख रहे हैं बराबर मिलता है। इसके बाद इसमें हमको n/2 का मान ज्ञात करना होता है। देख रहे हैं n/2 निकालेंगे, n 20 है तो 20/2 बराबर देख रहे हैं 2 दहम 20, 2 से 20 काटेंगे बराबर 10 मिल जाएगा। और ये संख्या हमको संचयी बारंबारता में देखना होता है। तो देख रहे 10 संचयी बारंबारता देख रहे 11 के अंतर्गत पड़ेगी, और 11 देख रहे हैं ये हमारा वर्ग अंतराल 10 से 20 की संचयी बारंबारता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि माध्यिका वर्ग 10 से 20 होगा। लिख देंगे चूंकि 10 संचयी बारंबारता देख रहे 10 संचयी बारंबारता 11 के अंतर्गत है, 11 के अंतर्गत है, इसलिए देख रहे 11 हमारा वर्ग अंतराल 10 से 20 में पड़ता है, इसलिए माध्यिका वर्ग 10 से 20 होगा। देखिए माध्यिका वर्ग का मान 10 से 20 होगा। आप देख रहे हैं इसमें से माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L कहलाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं L बराबर 10 हो जाएगा। इसके बाद माध्यिका वर्ग की बारंबारता को F से प्रदर्शित करते हैं। तो F बराबर 10, F बराबर देख रहे हैं 4, और माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता को CF से प्रदर्शित करते हैं। तो CF बराबर देख रहे हैं 7 मिल जाएगा। और वर्ग अंतराल की जो माप होती है उसे हम H से प्रदर्शित करते हैं। तो H बराबर लिखेंगे तो देख रहे हैं 10 - 0। तो इस प्रकार से H बराबर 10 मिल जाएगा। अब हम इन सारे मानों को फार्मूले में रख देंगे। तो देख रहे हैं यहां से आपने मान निकाला, L बराबर 10 मिला, और इसके बाद F बराबर 4 आया। CF का मान देखें, CF बराबर देख रहे हैं 7 है, और H बराबर 10 मिला ही। माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास जान रहे हैं माध्यिका का फार्मूला है, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। देख रहे हैं ये फार्मूला है, बस इसी फार्मूले में हमको मान रख देना है। तो देख रहे हैं L 10 दिया है प्लस n/2 देख रहे हैं 10 के बराबर मिला है, माइनस CF का मान देख रहे हैं 7 है, अपान F देख रहे हैं 4 है, इंटू H का मान देख रहे हैं 10 के बराबर है। बस इसी को अब आपको सरल कर लेना है। तो देख रहे हैं सरल करने पर 10 प्लस देख रहे हैं 10 से 7 घटाएंगे 3, और पहले इसको चाहें तो आप सरल कर लें, 2 दूनाई 4, 2 पंचे 10, और देख रहे हैं 10 से 7 घटाएं 3, 3 5 का गुणा किए 3 पचे 15,
15/2 सरल करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 10 में 7.5 जोड़ेंगे तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं माध्यिका का मान मिल जाएगा। देख रहे हैं माध्यिका बराबर 10 + 7.5 यानी 17.5 और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो आशा है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे और देख रहे हैं माध्यिका निकालने के लिए आपको हर सेट में एक प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। इसका आप अच्छी प्रकार से अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंक वाले भी समाप्त होते हैं। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। देख रहे प्रश्न 3 में दिया है कि एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है। तो देख रहे चित्र में दिखाया गया है इसका आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, परंतु गिलास के निचले आधार में एक बराबर त्रिज्या का उभरा हुआ अर्धगोला है। तो देख रहे हैं इसी त्रिज्या यानी 5 सेंटीमीटर व्यास का ही ये उभरा हुआ एक अर्धगोला है जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। तो देख रहे हैं उभरे होने से इतनी धारिता या अपने आयतन के बराबर धारिता कम कर देगा और गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम गिलास की आभासी धारिता निकालेंगे। आभासी धारिता में इस बेलन के आयतन का फार्मूला लगाएंगे तो आभासी धारिता मिल जाएगी, जबकि वास्तविक धारिता में चूंकि देख रहे हैं ये आयतन कम है तो इस अर्धगोले का आयतन निकाल करके हमको इतना कम कर लेना है तो वो मिल जाएगा वास्तविक धारिता। तो देख रहे हैं पहले हम गिलास की आभासी धारिता याद करेंगे। तो गिलास की आभासी धारिता बराबर होगी गिलास की आभासी धारिता। देखें गिलास की आभासी धारिता बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और बेलन के आयतन का फार्मूला हम जानते हैं πr²h। देख रहे हैं इसी में मान रख देना है बराबर पाई का मान देख रहे हैं दिया है 3.14 इंटू r², व्यास 5 है, त्रिज्या आधी हो जाएगी 5/2, स्क्वायर है तो देख रहे हैं 2 बार गुणा कर लेंगे इंटू एच, एच देख रहे हैं 10 है, एच के स्थान पर 10 रख देंगे। तो इस प्रकार से सरल करेंगे। देख रहे हैं 2 से 10 काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 से 3.14 यदि काट दें तो देख रहे हैं 2 एकम 2 दशमलव और 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 तो देख रहे हैं 1.57 इंटू 5 पचा 25 पंचे 125, 125 में आप 1.57 से गुणा कर देंगे तो इसकी आभासी धारिता का मान मिल जाएगा। देख रहे हैं 1.57 में यदि हम 125 से गुणा करें तो देख रहे हैं गुणा इसको यदि निकालें 1.57 इंटू 125, देख रहे गुणा आप इस प्रकार से कर लेंगे। 5 का पहले करेंगे 5 सते 35 और 5 पचा 25, 3 हासिल जोड़ेंगे 25 3 28, 5 एकम 5, 5 2 7। आप देख रहे हैं 2 से गुणा करेंगे 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 10 1 11 और 2 1 3। इसके बाद 1 से गुणा करेंगे तो 157 ही मिल जाएगा। देख रहे हैं इस प्रकार से जोड़ेंगे 5 8 4 12 और 1 हासिल मिला 8 1 9 9 7 16, 1 हासिल 6 6 3 9 1। देख रहे हैं 2 अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो इस प्रकार से आपने देखा आभासी धारिता का मान 196.25 सेंटीमीटर क्यूब
तो ये आभासी धारिता का मान होगा, अर्थात ये देख रहे हैं पहला आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद पूछ रहा है इसकी वास्तविक धारिता। तो वास्तविक धारिता में इस अर्धगोले के आयतन को आपको कम कर देना है। तो देख रहे हैं वास्तविक धारिता बराबर वास्तविक धारिता बराबर मिलेगी इस बेलन के आयतन से। आपको अर्धगोले के आयतन को घटा देना है। तो देख रहे हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। देख रहे हैं अर्धगोले का आयतन, बेलन के आयतन का फार्मूला, बेलन का देख रहे हैं आयतन यानी आभासी धारिता मिल चुकी है 196.25 माइनस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन जानते हैं 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। पाई का मान 3.14 आर क्यूब। देख रहे हैं उसी त्रिज्या का है, त्रिज्या 5/2 क्यूब है तो 3 बार गुणा कर लेंगे। 5/2 गुणे 5/2 गुणे 5/2। अब इसको यदि हम सरल कर लेते हैं, देख रहे हैं 1 2 आप ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे। फिर 2 से यदि 3.14 को काटें तो देख रहे हैं अभी हमने काट के देखा 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। अब इसके बाद आप देख रहे हैं 2 से तो कैंसिल नहीं हो रहा है। 1.57 देख रहे हैं 196.25 माइनस 1.57 में देख रहे हैं 125 का गुणा किया गया तो 196.25 मिला है। और बटे में आप देख रहे हैं 2/3 6 और मिल जाएगा तो 196.25 बटे देख रहे 3 दूनाई 6। तो इस प्रकार से 196.25 को देख रहे हैं यदि कॉमन कर लें या सीधे काट करके भी आप घटा सकते हैं और चाहे कॉमन करके भी हल कर सकते हैं, दोनों विकल्प आपके पास हैं। तो देख रहे हैं यदि हम 196.25 देखिए काट ही देते हैं, काट देंगे तो काटने पर मिल जाएगा 6 18। देख रहे हैं 1 16 हो गया, 6 दूनाई 12, 5 16 52 हो जाएगा, 6 8 48 4 52 देख रहे हैं 45 होगा और 6 7 42 3 45 30 होता है, 6 पंचे 30 तो 32.875। अब आपको 196.25 से 32.875 घटाना है। तो देख रहे हैं इस प्रकार से घटाएंगे तो वास्तविक धारिता मिल जाएगी। देख रहे हैं 0 बढ़ाएंगे, 10 से 5 घटा 5, अब बचा देख रहे हैं 4, हासिल लेंगे 14, 14 से 7 घटाएं 7, अब देखते हैं बचता 1, हासिल लिए 11 हुआ, 11 से 8 घटाएंगे 3, 8 3 11, आप देख रहे हैं यहाँ 5 बचा, 5 से 2 घटाएंगे 3 और 19 से देख रहे हैं 9 से 3 घटाएं 6। इस प्रकार से 163.375 सेंटीमीटर क्यूब ये गिलास की वास्तविक धारिता का मान होगा। तो देख रहे हैं ये गिलास की वास्तविक धारिता मिलेगी, वास्तविक धारिता बराबर, तो देख रहे हैं ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। इसके बाद हम प्रश्न 3 का 8वां देखेंगे। देख रहे हैं प्रश्न 3 के 8वां में दिया है, देख रहे हैं प्रश्न 3 का 8वां है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। संगत वृत्तखंड का
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न 3 का अथवा। तो देख रहे हैं 3 के अथवा में 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त, तो यदि चित्र हम बनाएं तो देख रहे हैं 42 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त है और एक चाप के द्वारा कह रहा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित होता है। तो केंद्र पर यदि हम चाप AB के द्वारा देख रहे हैं 120 अंश का प्रश्नानुसार कोण बनता है, ये कोण 120 अंश का है। जो चाप AB के द्वारा देख रहे हैं 120 अंश का कोण दिया है, जबकि व्यास 42 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, तो 42/2 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। तो पूछ रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देख रहे हैं इसमें संगत वृत्तखंड यह मिलता है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संगत वृत्तखंड के लिए देख रहे हैं त्रिज्या r बराबर व्यास 42 है, तो 42/2 बराबर 21 सेंटीमीटर। और चाप के द्वारा देख रहे हैं केंद्र पर बना कोण थीटा दिया है 120 अंश। हमको संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। फार्मूला लगाएंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देख रहे हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला है r² इंटू पाई θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा। देख रहे हैं ये वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला है। इसी में हमको मान रख देना है। देख रहे हैं r 21 है, r के स्थान पर 21 स्क्वायर है, तो देख रहे हैं 21 × 21 इंटू पाई का मान 22/7 प्रयोग कर लेंगे। देख रहे हैं 22/7 इंटू थीटा देख रहे हैं 120 अंश है, 120/360 माइनस 1/2 साइन 120 अंश। अब इसको हम सरल करेंगे। देख रहे हैं सरल करने पर आप 12 से 36 काटेंगे। देख रहे हैं 12 × 36, तो इस प्रकार से देख रहे हैं 21 × 21 21 × 21 गुणे देख रहे हैं 22/7 इंटू देख रहे हैं भाग में 3 है, बटे में 3 मिल जाएगा माइनस, और देख रहे हैं दूसरे पद में गुणा करें तो 21 × 21 गुणे देख रहे हैं 1/2 और साइन 120 अंश अर्थात साइन 60 अंश का मान लिखना है, और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसको सरल करेंगे तो देख रहे हैं 7 × 21 1 21 ऊपर नीचे से कैंसिल होगा। आप देख रहे हैं 21 और 22 का गुणा करते हैं तो देख रहे हैं 22 × 22 का 2 मिल जाएगा, और 22 दूनी 44 और 2 हासिल जोड़ेंगे तो 44 2 46 462 माइनस देख रहे हैं 21 हम 441 गुणे √3 का आप मान लिख सकते हैं। √3 का मान जानते हैं 1.732, ये दशमलव के 3 अंक में मान होता है, और बटे में आप देख रहे हैं 2 दूनाई 4। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 4 से यदि हम 1.732 को काटें, 0.4 चौको 16 1 17 देख रहे 13 हो जाएगा, 4 3 12 फिर 1 बचा 12 हुआ, 4 3 12। तो इस प्रकार से 462 माइनस 441 गुणे 0.433। तो देख रहे हैं यदि इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लें फिर 462 से घटा दें तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देख रहे हैं इसको गुणा करके देखते हैं। 441 गुणे
देख रहे हैं 0.433 गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12 और 3 चौक 12, एक हासिल जोड़ें 13, फिर देख रहे हैं 3 से गुणा करेंगे 13 23। अब इसके बाद 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, एक हासिल जोड़ें 17। तो देख रहे हैं इस प्रकार से 3 3 2 5, 4 2 6 3 9 और 6 3 9 9 1 10, हासिल 1 मिला, 8 1 9, 1 दशमलव देख रहे हैं 3 अंक पर लगाएंगे तो 190.953। तो देख रहे हैं 462 माइनस 190.953। देख रहे हैं इस प्रकार से घटा लेंगे, 462 से देख रहे हैं इसको घटाएंगे तो घटाने पर यही मिल जाएगा। देख रहे हैं 10 से 3 घटा 7, 9 से 5 घटाएंगे 4, फिर 9 से 9 घटा देख रहे हैं 0 दशमलव, 1 बचता है, 1 से 0 घटाएंगे 1, देख रहे हैं 16 से 9 घटाएंगे तो 9 7 16 और बचा 3, 3 से 1 घटाएंगे 2। तो देख रहे हैं 271.047 सेंटीमीटर स्क्वायर ये संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिलेगा। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देख रहे हैं यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। देख रहे हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। अब इसके बाद देख रहे हैं हम चौथे प्रश्न को देखेंगे। देख रहे हैं चौथे प्रश्न में दिया हुआ है, देख रहे हैं चौथा प्रश्न इस प्रकार से है कि यदि दो वर्गों के परिमापों का योगफल 68 मीटर है तथा उनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न 4 को। देख रहे प्रश्न 4 में दो वर्गों के परिमापों का योगफल 68 मीटर है। तो देख रहे दो वर्ग दिए हैं, इस प्रकार से दो वर्ग हैं। मान लेते हैं पहले वर्ग की भुजा देख रहे x है, जबकि दूसरे वर्ग की भुजा को y मान लेते हैं। पहले वर्ग की भुजा x और दूसरे वर्ग की भुजा y है। देख रहे प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार क्या वर्गों के परिमापों का योगफल 68 मीटर है। तो देख रहे हैं पहली शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार देख रहे पहले वर्ग का परिमाप यदि भुजा x है तो 4x, दूसरे वर्ग का परिमाप चूंकि भुजा y है तो 4y, और कह रहा दोनों का योगफल 68 मीटर है। तो दोनों को जोड़ के देख रहे बराबर 68 कर देंगे। सरल करेंगे, देख रहे 4 कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 68। आप देख रहे 4 से यदि हम कैंसिल करें, 4 पक्षांतर करेंगे भाग में जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर मिल जाएगा 68/4। देख रहे 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 17। ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। और प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार क्या उनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। तो देख रहे हैं प्रश्न की यदि दूसरी शर्त देखें तो दूसरी शर्तानुसार देख रहे क्षेत्रफलों का योगफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर
और देख रहे हैं दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा y है तो वाई स्क्वायर, और दोनों का योगफल कह रहा है 157 है, तो दोनों को जोड़कर देख रहे हैं बराबर 157 के कर लेंगे। अब समीकरण 1 से देख रहे हैं हम y का मान निकाल लें तो y बराबर मिल जाएगा 17 माइनस एक्स। तो समीकरण 1 से मान रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई के स्थान पर 17 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 157। सरल कर लेंगे, देखिए सरल करने पर एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे। 17 का स्क्वायर जानते हैं 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो देख रहे हैं 17 दुनाई 34 एक्स और 157 भी आप पक्षांतर कर लीजिए माइनस में आ जाएगा बराबर 0। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसको सरल करेंगे, एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर माइनस 34 एक्स, और देख रहे हैं 289 से 157 घटा लें, 9 से 7 घटाएंगे 7 2 9, बचा देखिए 8, 8 से 5 घटाएं 4, 8 से 5 घटाएंगे 5 3 8, और देख रहे हैं 2 से 1 घटेगा 1 बराबर 0। आप देख रहे हैं तीनों पद से 2 कॉमन मिल रहा है, 2 को कॉमन कर लेते हैं तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स 17 दुनाई 34 प्लस देख रहे हैं 2 छंग 12 और 2 छंग 12 बराबर 0। तो इस प्रकार से आपने देखा 2 पक्षांतर कर लेंगे 0/2 0 मिल जाएगा। तो अभीष्ट द्विघात समीकरण बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स प्लस 66 बराबर 0। देखें 66 के हमको ऐसे 2 खंड करना है कि घट जोड़ने पर 17 के बराबर मिले, तो देख रहे हैं खंड 11 और 6 बनेंगे, 11 6 का गुणा करेंगे 66 और 11 में 6 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 17x को हम लिख सकते हैं 11x और 6x के रूप में। 11x देख रहे हैं माइनस 11x माइनस 6x प्लस 66 बराबर 0। आप देख रहे हैं 2 पदों का समूह बनाकर कॉमन कर लेंगे। पहले समूह से देख रहे हैं x कॉमन करेंगे तो x माइनस 11, और दूसरे से देख रहे हैं माइनस 6 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 11 बराबर 0। तो देख रहे हैं x माइनस 11 फिर दोनों से कॉमन मिल जाएगा, जो शेष बचा उसको हम अगले ब्रैकेट में रख देंगे बराबर 0। आप देख रहे हैं दोनों गुणनखंडों को यदि हम एक एक बार 0 के बराबर कर देते हैं, देख रहे हैं यदि x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर 11, और दूसरा देख रहे हैं यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6 मिल जाएगा। देख रहे हैं और इन x के मान को यदि हम समीकरण 1 में रख करके देखें, देख रहे हैं x बराबर 11 x बराबर 6 मिला है, तो समीकरण 1 से यदि देखें, देख रहे हैं समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 17, तो देख रहे हैं x बराबर 11 पर x की जगह 11 रखेंगे तो 11 प्लस वाई बराबर 17, तो देख रहे हैं y बराबर मिल जाएगा 17 माइनस 11, 17 से 11 घटाएंगे तो देख रहे हैं y बराबर 6, और यदि x बराबर 6 लेते हैं तो देखें 6 प्लस वाई बराबर 17, अर्थात y बराबर मिल जाएगा 17 माइनस 6, 17 से 6 घटाएंगे 11। तो इस प्रकार से देख रहे हैं वर्ग की जो भुजाएं प्राप्त हुई, एक भुजा देख रहे हैं 11 मीटर और दूसरी 6 मीटर। तो पहली
11 मीटर, दूसरी 6 मीटर, अथवा कह सकते हैं पहली 6 मीटर और दूसरी 11 मीटर। तो इस प्रकार से वर्ग की दोनों भुजाओं की माप होगी। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं, आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझ रहे होंगे, और यदि कहीं पर भी कोई समस्या आए तो कमेंट्स के माध्यम से आप अवश्य अवगत कराएंगे। और यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसके बाद प्री बोर्ड के जितने भी आपके सेट और मिलने वाले हैं, 6 सेट और मिलेंगे, सभी सेटों का सॉल्व आप देख पाएंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न 4 का अथवा। देख रहे हैं प्रश्न 4 के अथवा में दिया हुआ है। देख रहे हैं प्रश्न 4 का जो अथवा है, देख रहे हैं प्रश्न 4 के अथवा में देख रहे हैं दिया है कि एक आदमी ने 3,250 रुपए का ऋण लिया और उसने पहले महीने में 20 रुपए दिए, फिर वह प्रति माह 15 रुपए बढ़ाता गया, तो वह कितने महीनों में ऋण चुकता कर देगा। देख रहे 6 अंक में आया हुआ है दीर्घ उत्तरी के रूप में। तो देखते हैं इस प्रश्न 4 के अथवा को। तो देख रहे हैं एक आदमी ने 3250 रुपए का ऋण लिया, उसने पहले महीने में 20 रुपए दिए, फिर वह प्रतिमाह 15 रुपए बढ़ाता गया, तो कह रहा वो कितने महीने में ऋण चुकता कर देगा। तो यहाँ मान लेंगे, माना इन महीने में वो ऋण चुकता कर देगा, माना इन महीने में ऋण चुकता कर देगा। ठीक है, ये मान लेते हैं। आप देख रहे हैं टोटल उसने 3250 रुपए का ऋण लिया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये कुल 12 महीने जो इन महीने किस्त जमा करेगा, तो ये सभी का योग 3250 रुपए के बराबर होगा। अर्थात इन पदों का कह सकते हैं योग दिया है यसियन बराबर 3,250 रुपए। अब इसके बाद क्या उसने पहले महीने में 20 रुपए दिए, यानी ये पहले पद का मान है ए बराबर 20 रुपए, और इसके बाद फिर कह रहा प्रति माह 15 रुपए बढ़ाता गया, यानी जो अगले महीने देगा 20 + 15। यहां से हम सार्वांतर डी का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं चूंकि 20 रुपए की वृद्धि हो रही, दूसरे से पहला घटाएंगे तो 20 + 15 से 20 घटेगा, तो देख रहे हैं डी बराबर 15 मिल जाएगा। आप देख रहे हैं हमको यन का मान ज्ञात करना है, कितने महीने में वो ऋण चुकता कर देगा, एन हमने माना है, तो यही एन का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यदि हम फार्मूला लगाएं, हमारे पास फार्मूला है यसियन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए इस फार्मूले में मान रख देंगे। एशियन दिया है 3,250 बराबर n ज्ञात करना है। देख रहे हैं इंटू 2a, प्रथम पद a बराबर 20 है, प्लस n-1 इंटू डी का मान देख रहे हैं 15 है। इस प्रकार से देख रहे हैं इसको यदि हम सरल कर लेते हैं, सरल करेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर दोनों पदों से देख रहे हैं 5 कॉमन कर सकते हैं। 5 को देख रहे हैं यदि हम कॉमन कर लें, देख रहे हैं 5 चौको 20, 4 बचा, 4 का 2 में गुणा किए, 4 दूनाई 8, प्लस यहाँ पर देख रहे हैं 5 तेई 15, 3 शेष बचता है, 5 बाहर किए तो 5 गुणे 3, 3 का आप ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो 3n-3। आप देख रहे हैं इस प्रकार से 3250
देख रहे हैं 5/2 पक्षांतर करेंगे 2/5 के रूप में मिलेगा। 2/5 बराबर देख रहे हैं n इंटू 8-3 देख रहे हैं 5 + 3n। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। 5 से काट देंगे देख रहे 5 छक्का 30, 2 32, 25, 5 50 25, 0। 650 में 2 से गुणा किए तो देख रहे हैं 0 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13। और देख रहे हैं इस n का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो 5n + 3n²। आप देख रहे हैं सारे पदों को एक और कर लेते, 1300 को भी पक्षांतर कर देंगे तो देख रहे हैं 3n² + 5n - 1300 बराबर 0। तो इस प्रकार से आपने देखा एक द्विघात समीकरण बन जाता है। अब हमको 1300 और 3 मिल करके ऐसे दो खंड लाना है जिनका अंतर देख रहे 5 के बराबर मिले। देख रहे हैं इनका खंड करके आप देख सकते हैं 3 और 1300। देख रहे 1300 का खंड करेंगे तो 13 भाज्य संख्या है, 13 से विभाजित कर लेते पहले देख रहे 100 मिल जाएगा। 100 2 से विभाजित करेंगे 50 दूनी 100, फिर 2 से काटेंगे देख रहे 25 और 25 हमारा 5 × 5 होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा और 1 3 देख रहे हैं ये बाहर दिया है। तो इस प्रकार से इसके जो खंड बन जाते हैं तो देख रहे हैं 5 × 13, 5 × 13 और देख रहे हैं एक 5 और दिया है, डबल 2 मिल जाएंगे। और देख रहे हैं एक 3 पहले पद का है। इस प्रकार से अगर देखें यदि ये दो पद हम एक साथ देखें 13 × 5 = 65, शेष को एक साथ लेंगे 5 दूनी 10, 10 दूनाई 20, 20 23 60। देख रहे 65 60 का अंतर 5 के बराबर मिलता है तो यही मान हमको रख लेना है। तो देख रहे 3n² + 5n के स्थान पर 65n - 60n, फिर देख रहे -1300 बराबर 0। अब हम दो दो पद का समूह बनाकर कॉमन कर लेंगे। पहले समूह से देख रहे हैं n कॉमन मिल जाएगा 3n + 65। दूसरे से यदि आप देखें 20 23 60 देख रहे हैं 20 कॉमन मिल रहा है। 3n चूंकि ब्रैकेट के पहले माइनस लग गया है दोनों प्लस में आ जाएंगे और देख रहे हैं 20 तो ये हमारा मिल जाएगा देख रहे हैं 65 दुनाई 130। 3n + 65 दोनों पदों से देख रहे हैं कॉमन मिल जाएगा 3n + 65 और देख रहे हैं शेष बचा n - 20 बराबर 0। आप देख रहे हैं दोनों गुणनखंडों को एक एक बार हम 0 के बराबर कर लेंगे। देख रहे हैं यदि 3n + 65 बराबर 0 तो देख रहे हैं 3n बराबर -65 या n बराबर -65/3। देख रहे हैं चूंकि n महीनों की संख्या है जो कि निगेटिव नहीं होगी इसलिए यह मान अग्राह्य है। आप देख रहे हैं दूसरे गुणनखंड को यदि हम 0 के बराबर करते हैं यदि n - 20 बराबर 0 तो n बराबर 20 मिल जाएगा अर्थात 20 महीने में वो ऋण चुकता कर देगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा n बराबर 20। देख रहे हैं ये प्रश्न का आंसर होगा 20 महीने में वो पूरा ऋण चुकता कर देगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं 5वें प्रश्न को। देख रहे 5वां प्रश्न जो दिया है 5वां ऊंचाई दूरी से संबंधित देख रहे प्रश्न है। 5वें में कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर
और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न 5 को। देखिए 5वें प्रश्न में एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देख रहे हैं, एक बहुमंजिल भवन, यह मान लीजिए एक बहुमंजिल भवन है। फिर आप बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन देख रहे हैं, दूसरा 6 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये 6 मीटर ऊंचा देख रहे हैं, ये बहुमंजिला भवन ए बी और सी डी, ये 6 मीटर ऊंचा भवन है। प्रश्न कहता है, देखें प्रश्न के अनुसार बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। तो देख रहे हैं जब हम बहुमंजिला भवन के शिखर से देखते हैं तो 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर देख रहे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, और इसका तल का जो अवनमन कोण बनता है ठीक है, ये प्रश्नानुसार शिखर का 30 अंश है जबकि तल का 45 अंश है। पूछा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, आपको बहुमंजिल भवन की ऊंचाई का मान ज्ञात करना है और साथ ही दोनों भवनों के बीच की दूरी का मान निकालना है। तो हम मान लेते हैं बहुमंजिला भवन की ऊंचाई h, देख रहे बहुमंजिला भवन की ऊंचाई को हम h मीटर मान लेते हैं और दोनों भवनों के बीच की दूरी x मीटर है। देख रहे हैं अगर BC x है और इसका नाम हम E दे देते हैं तो DE की माप भी x के बराबर होगी। इसके बाद देख रहे हैं CD यदि 6 मीटर है तो BE की माप भी 6 मीटर के बराबर होगी। देख रहे हैं 6 मीटर के बराबर होगी। ऊपर की माप देखें तो संपूर्ण माप से आप 6 घटा देंगे तो देख रहे हैं h-6, ये माप मिल जाएगी h-6। तो देख रहे हैं इस प्रकार से चित्र बनेगा। आप यहां पर देख रहे हैं AB ये बहुमंजिला भवन है जबकि CD देख रहे हैं 6 मीटर ऊंचा एक भवन है, दोनों के बीच की दूरी x मान ली गई और बहुमंजिला भवन की ऊंचाई आप देख रहे हैं इनके एकांतर कोण देखें 30 अंश है तो इसका एकांतर ये कोण 30 अंश मिल जाएगा और ये 45 है तो इसका एकांतर देख रहे हैं 45 अंश मिल जाएगा। आप इसमें से हमको 2 मान ज्ञात करना है तो इसके लिए देख रहे हैं सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ABC को लेकर चलें। तो देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में देखें समकोण त्रिभुज ABC में देखें tan 45 अंश, देखिए tan जानते लंब बटे आधार तो AB बटे BC मान रख देते हैं। tan 45 अंश का मान जानते हैं 1 के बराबर होता है और AB को देख रहे हैं हमने h माना है और BC देख रहे हैं x है, तिरछा गुणा कर देंगे तो देख रहे हैं x बराबर h, ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। इसके बाद देख रहे हैं अब हमको समकोण त्रिभुज AED को लेकर चलना है। समकोण त्रिभुज AED में समकोण त्रिभुज AED में देखें यहां पर कोण 30 अंश है, tan 30 लेंगे। देख रहे tan 30 की स्थिति में लंब AE बटे आधार देख रहे हैं DE मान रख देते हैं। tan 30 अंश का मान जानते हैं 1 बटे √3 बराबर AE, देख रहे AE h-6 के बराबर है बटे DE, DE देख रहे हैं x है
तिरछा गुणा कर लेंगे। तो देख रहे हैं तिरछा गुणा करने पर यक्स बराबर देख रहे हैं √3 को यदि हम पक्षांतर करते हैं तो √3 पक्षांतर करेंगे तो √3 का देख रहे हैं दोनों में गुणा हो जाएगा, √3h माइनस 6√3। आप देख रहे हैं समीकरण 1 से यदि हम मान रख दें, समीकरण 1 में आप देख रहे हैं यक्स बराबर एच है, तो यक्स की जगह यदि हम एच रख दें तो देख रहे हैं समीकरण 1 से एक्स की जगह एच रखेंगे तो एच बराबर √3h माइनस 6√3। देख रहे हैं एच के पद एक तरफ कर ले और 6√3 इधर लाएंगे, देख रहे हैं प्लस में मिल जाएगा और इस एच को पक्षांतर करेंगे माइनस में जाएगा। तो देख रहे हैं यदि हम एच को कॉमन कर लें तो एच इंटू √3 माइनस 1। इस प्रकार से आपने देखा एच बराबर मिल जाएगा √3 माइनस 1 बटे में आ जाएगा 6√3 बटे देख रहे हैं √3 माइनस 1। अब इसमें हमको हर की संयुग्मी से गुणा भाग कर लेना है। देख रहे हैं √3 प्लस 1 का यदि हम गुणा और भाग कर लें हर में वर्गांतर बन जाएगा। तो देख रहे हैं 6 इंटू √3 का देख रहे हैं इस √3 प्लस 1 के साथ गुणा करें तो √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 प्लस √3 का 1 में गुणा करेंगे तो देख रहे हैं √3 बटे हर देख रहे हैं वर्गांतर बनेगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 देख रहे हैं 3 माइनस 1 2 तो 6 बटे 2 इंटू √3 प्लस √3 2 तिहाई 6। तो देख रहे हैं एच बराबर 3 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। तो देख रहे हैं ये हमारा बहुमंजिला भवन की ऊंचाई का मान होगा और चाहे तो यहाँ √3 का भी आप मान रख सकते हैं। तो देख रहे हैं उत्तर दशमलव में मिल जाएगा और समीकरण 1 में देख रहे हैं यक्स बराबर एच है तो समीकरण 1 से चूंकि x बराबर एच है तो h का जो मान मिला देख रहे हैं वही x भी होगा तो x बराबर 3 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। तो देख रहे हैं ये दोनों इस दिए हुए प्रश्न के आंसर हो जाएंगे। तो आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे और फिर भी कहीं किसी स्टेप में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य आप अवगत कराएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 5 का अथवा और ये है इस सेट का अंतिम प्रश्न होगा। देखिए 5 के अथवा में दिया है कि समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया 20 मीटर अधिक होती जब सूर्य का उन्नतांश 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देख रहे इस प्रकार से प्रश्न दिया समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार। देख रहे समतल भूमि पर इस प्रकार से चित्र बनाएंगे। देखिए समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार है, नाम इसका हम ए बी दे देते हैं और प्रश्न कहता है मीनार की छाया 20 मीटर अधिक होती जब सूर्य का उन्नतांश 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। देखिए सूर्य का उन्नतांश से तात्पर्य उन्नयन कोण से है। मान लीजिए सी बिंदु पर उन्नयन कोण 60 अंश बन रहा था। देख रहे 60 अंश बनता था और ये जब 60 से घटकर 30 हो जाता है देख रहे उन्नयन कोण जब 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है तो कह रहा छाया 20 मीटर अधिक होती तब ये छाया इसका नाम सी और इसका नाम डी। सी डी देख रहे हैं ये कह रहा 20 मीटर अधिक होती। हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेंगे माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच
और देख रहे हैं BC को हम यक्ष के बराबर मान लेते हैं। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ABC को लेकर चलेंगे। तो देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में देख रहे हैं tan 60 अंश लेंगे। tan 60 अंश बराबर tan जानते लंब बटे आधार, तो AB बटे BC। tan 60 अंश का मान √3, AB H है, BC यक्ष है, तिरछा गुणा करेंगे तो देख रहे हैं √3 यक्ष बराबर H, ये हमारा एक समीकरण बन जाता है। अब देख रहे हैं हम समकोण त्रिभुज ABD को लेकर चलेंगे। समकोण त्रिभुज देख रहे हैं ABD में तो देखें समकोण त्रिभुज ABD में देखेंगे तो tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो लंब देख रहे हैं AB है, आधार BD, मान रखेंगे 33 1 बटे √3 बराबर AB देख रहे हैं H है, BD x प्लस 20 यक्ष प्लस 20 देख रहे हैं तिरछा गुणा कर लेंगे तो यक्ष प्लस 20 बराबर मिल जाएगा यक्ष प्लस 20 बराबर √3h। देख रहे हैं समीकरण 1 से यदि देखें तो देख रहे हैं समीकरण 1 में आप देख रहे हैं h बराबर √3x है, h की जगह यदि हम √3x रखते हैं, √3 इंटू h के स्थान पर √3x, ये हमारा समीकरण 1 से तो देख रहे हैं इस प्रकार से यक्ष प्लस 20 बराबर √3 में √3 से गुणा करते हैं 3 यक्ष, देख रहे हैं यक्ष एक तरफ कर लेंगे तो 20 बराबर 3 यक्ष माइनस यक्ष घटाएंगे तो देख रहे हैं 2 यक्ष बराबर 20। इस प्रकार से यक्ष बराबर मिल जाएगा 20 बटे 2, 2 दहम 20, तो देख रहे हैं यक्ष बराबर 10। इस प्रकार से यक्ष का मान समीकरण 1 में रख लेंगे तो देख रहे हैं समीकरण 1 से h बराबर √3 इंटू यक्ष का मान देख रहे हैं 10 मिला तो √3 गुणे 10, √3 का मान जानते हैं 1.732 गुणे 10, 10 से गुणा करेंगे 0.1 अंक आगे बढ़ जाएगा तो 17.32 मीटर। देख रहे हैं ये मीनार की ऊंचाई h का मान होगा, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं इस प्रकार से प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के इस संकेतांक का ये संपूर्ण हल है और इसका खंड A इसके पहले सेशन में हम कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जाएगा। तो उस लिंक के माध्यम से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल भी आप देख पाएंगे। और आगे अगला सेट देखने के लिए यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।